किसके बारे में बात करने वाले हैं, न्यूजीलैंड स्टडी वीजा रिजेक्शन। तो स्टूडेंट्स क्यों एसओपी बनाते हो? जो एजेंट आपको बोलते हैं कि अपनी एसओपी बना के दो, सबसे पहले वहां पर रेड क्रॉस कर दो कि उस एजेंट से आपको काम नहीं करवाना। जब भी आप अपना वीजा फाइल कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि एक बंदे की तो कम से कम आईटीआर टैक्स पेबल वाली आईटीआर हो, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आप पे बैन लग जाएगा, फिर आप न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा पे भी नहीं आ सकते। जिस दिन आपकी फाइल लॉन्च हो रही है उसी दिन से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो। सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे ही होंगे सारे सैनिस व्लॉग जो देख रहे हो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंक यू कि आप लोगों का इतना सपोर्ट और इतना प्यार आप सैनिस व्लॉग को, अपने करण भाई को देते हो, और आप हो मेरी असली मोटिवेशन मेरे भाई लोगों। आप लोगों की वजह से मैं और अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे को। उन कमेंट्स का मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई दूँ, और सबका रिप्लाई मैं देता हूँ। बहुत रेयर चांसेस होएगा कि एक आधा रिप्लाई कोई रह जाए, नहीं तो मैं सबका देता हूँ। और आप लोगों को पता है मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, तो मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और गाइस कुछ भी क्वेश्चन होता है तो मेरे से पूछ लिया करो, मेरे को मैसेज करके, और मैं आपका रिप्लाई दे दिया करूँगा। पर थोड़ा टाइम अगर कभी लग जाता है, इसका मतलब ये मत समझा करो कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, आप इंडिया में हो, तो टाइम डिफरेंस 7 घंटे का होता है। तो जिस टाइम पे आप वीडियो देखते हो, रिप्लाई करते हो, तो उस टाइम पे आपके वहाँ दिन हो रहा होता है और मेरे वहाँ रात हो रही होती है। तो इस चक्कर में मैं जब यहाँ सुबह होती है तो रिप्लाई करता हूँ सबका। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के रिप्लाई ही करता हूँ मैं सबके गाइस। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और चलो इसी के साथ करते हैं आज की नई वीडियो चालू। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि हम लोग आज किसके बारे में बात करने वाले हैं, न्यूजीलैंड स्टडी वीजा रिजेक्शन। तो कितना भारी वर्ड है, ये वर्ड बोलने में डर लगता है, स्टडी वीज़ा रिजेक्शन। तो गाइस इसके क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों वीज़ा रिजेक्शन आता है, और क्या हम इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा आपको मैं कि क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जिसके कारण हमारा 100% वीज़ा सिक्योर हो जाए और वीज़ा आ जाए। ठीक है, तो गाइस आपको ना सबसे पहले एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए। ठीक है, अगर एक अच्छा कंसल्टेंट आपको मिलेगा ना, वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा कि आपकी फाइल कैसे रिप्रेजेंट करनी है हमने इमिग्रेशन के सामने। ठीक है, वीज़ा रिजेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि लाल निशान जिसे बोलते हैं, रेड सिंबल, रिजेक्शन यानी रेड। तो रिजेक्शन से बचो, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट वीक हो जाता है जितने रिजेक्शन आते हैं ना। तो सबसे पहले एक अच्छे कंसल्टेंट चूज़ करो, उससे बात करो। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चंस रखो जो उससे आपको पूछने हैं, क्योंकि बच्चे कुछ क्वेश्चंस उनके पास होते नहीं है, तो एजेंट जो बोलते रहते हैं उनको वही चीज़ वो करते रहते हैं, तो जिसके कारण फिर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना। तो अपने आप से पहले रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद एजेंट के पास जाओ, उससे वो चीज़ें पूछो। अगर आपकी वो चीज़ें उसके साथ थोड़ी मैच कर रही हैं और आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये जेन्युइन है, ये मेरी हेल्प करेगा, तो उससे वीज़ा लगवाओ। ठीक है, तो कुछ 4 पॉइंट्स आज मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, जो कि वीज़ा रिजेक्शन में बहुत मेन रोल पॉइंट अप करते हैं। वो सबसे पहला आता है आपका एसओपी। एसओपी होता क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका बायोडाटा, आपका मिरर। इमिग्रेशन वो लेटर ही पढ़ती है एसओपी का, जब आप अपना वीज़ा फाइल करते हो। उस एसओपी में आपने शुरू से लेके, बचपन से लेके जब तक आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हो, जितनी भी आपकी एज है, पूरा बायोडाटा होता है आपका उसमें। कुछ भी चीज़ आप उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपने क्या स्टडी करी है, कौन से स्कूल से करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हो, यही कोर्स क्यों चूज़ करा है, कितने आइल्स में स्कोर है, कितने पीटी में स्कोर है, कितना, कौन स्पॉन्सर्स है आपके, कितनी आईटीआर्स हैं आपकी, कितने फंड्स हैं आपके, बहुत। और आपका इंटेंशन क्या है कि आप स्टडी करके यहाँ से वापस भी जाओगे, तो वो भी चीज़ें जस्टिफाई करनी होती है। ठीक है, तो एसओपी आपका 100 में से 99% एक वीज़ा सिक्योर वाली एक आपकी वो चीज़ होती है, लेटर। अगर आप उसको एकदम अच्छा जेन्युइन तरीके से इमिग्रेशन के सामने प्रोवाइड करोगे ना, तो इमिग्रेशन पढ़ते ही आपको वीज़ा दे देगी। आपका इंटरव्यू भी नहीं आएगा, नॉट इवन। क्योंकि इंटरव्यू भी बच्चों का उन्हीं का आता है जिन बच्चों का डाउट होता है इमिग्रेशन को, कि ये बच्चों ने भाई चीज़ें ना पूरी थोड़ी सी फंड्स वगैरह, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है पूरे फंड्स के ऊपर वीज़ा देता है। और अगर उसको थोड़ा सा भी शक हो गया ना फंड्स के ऊपर, तो वो आपको कॉल कर लेगा इंटरव्यू के लिए। अगर उसे थोड़ा बहुत शक हो रहा है तो कॉल करेगा, अगर उसे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है तो फाइल रिजेक्ट कर देगा। तो एसओपी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर, अब बच्चे कंसल्टेंट्स के पास चले जाते हैं। ठीक है, कहीं भी चले जाते हैं, मैं नाम ले लूँगा, ठीक है, ड्यू टू सम पॉलिसीज़। तो नहीं तो मैं नाम लेने को तो बहुत सारे नाम ले लूँ, पर पॉलिसीज़ की वजह से नाम ले लूँगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपनी जो इमिग्रेशन जहाँ से एजेंट से अपनी फाइल, वीज़ा की फाइल लॉन्च करवा रहे होते हैं, तो वो कंसल्टेंट उन्हें कहते हैं कि बच्चे आप अपनी एसओपी बना के हमको दो, फिर हम आगे का प्रोसीजर बताते हैं। तो बच्चे खुद एसओपी बनाने लग जाते हैं।
अरे खुद तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार न्यूजीलैंड आपको ये 10th 12th यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं दे रहे हो जो अपनी चीज़ें उसे लिख के बता रहे हो। आप इमिग्रेशन में अपना फाइल दे रहे हो जिसमें आप अपनी पूरी लाइफ जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ न्यूजीलैंड आके, कौन सा कोर्स करूँगा, पूरी आपको पूरा बायोडाटा बनाना है। तो वो एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल ढंग से है ही नहीं है। स्टूडेंट चाहे जो मर्जी कह दे कि वो 100% एक्यूरेट एसओपी बना ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स क्यों एसओपी बनाते हो? जो एजेंट आपको बोलता है कि अपनी एसओपी बना के दो, सबसे पहले वहां पर रेड क्रॉस कर दो कि उस एजेंट से आपको काम नहीं करवाना। एसओपी आपका एजेंट बना के देता है और उस एजेंट को आपने खाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि एसओपी एक ऐसे तरीके से बनाई जाती है कि इमिग्रेशन को ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाना, उसे सामने सीधा मिरर देखना। यानी मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ मिरर में और मैं ही दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ मिरर के अंदर तो धूल मिट्टी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ये उसे एकदम क्लियर विजन होना चाहिए बच्चे का, क्या चीज़ है, क्या प्रोफाइल है, सॉर्टेड, तो वीज़ा आ जाएगा। तो ये होगी एसओपी की चीज़ क्लियर। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न आता है वीज़ा रिजेक्शन का, फंडिंग, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, कि पैसे कैसे आ रहे हैं। दोनों चीज़ें कवर करूंगा इसके अंदर मैं, कि बैचलर्स का भी कवर करूंगा और मास्टर्स का भी कवर करूंगा। जो बच्चे बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनका रिजेक्शन आ जाता है, जो बच्चे मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनका रिजेक्शन आ जाता है। तो आपको जैसे कि मैं बता दूं, न्यूजीलैंड में आप जितने लेंथ का कोर्स लेते हो उतने लेंथ की आपको लिविंग अकोमोडेशन शो करनी होती है। तो सो ऑन कि आपने 1 साल का कोर्स लिया है तो आपको 1 साल की ही लिविंग अकोमोडेशन शो करनी पड़ेगी, जो कि 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर होती है, इंडियन करेंसी में 10 लाख रुपए। एग्जाम्पल, अगर आपकी ट्यूशन फीस है 25 लाख रुपए तो आपको उसके साथ 35 लाख रुपए और शो करने हैं कि ये मेरी लिविंग अकोमोडेशन है, और उसको प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। आप वो 35-40 लाख जो आप शो कर रहे हो उसका पूरा प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं, कौन आपको ये फंडिंग कर रहा है, और ये अगर आपने लोन लिया है तो इसको रीपे कैसे करोगे। ठीक है, तो पूरी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो इमिग्रेशन आपको वीज़ा ग्रांट करेगी, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर देगी। बच्चे क्या करते हैं कि भाई 35 लाख जमा हो गए, अब वीज़ा फाइल कर दो। भाई आईटीआर तो आपकी 5-6 लाख रुपए है, कैसे वीज़ा फाइल करते। ठीक है, तो ये कि तो जुकाम लगा पड़ा है मेरे को, ये रिजेक्शन सिनेरियो इकट्ठा हो जाता है। तो अपने स्पॉन्सर्स अच्छे रखना। स्पॉन्सर्स कौन कौन हो सकता है? आपके पापा, आपके मम्मी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके दादा, आपकी दादी, आपके नाना, आपकी नानी, तो ये आपके स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। और जब भी आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हो ना, तो कोशिश करना कि एक बंदे की तो कम से कम आईटीआर टैक्स पेबल वाली आईटीआर हो, मतलब कि 7 लाख से ऊपर या 7 लाख की आईटीआर हो। बाकी अगर दूसरे बंदों की 6 लाख 5 लाख होगी चलेगी, पर लेकिन एक बंदे की टैक्स पेबल आईटीआर हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाइल और कंसीडर कर जाती है। और जब एक ये मेरे को ना बहुत सारे बच्चों को कमेंट में आता है, मतलब कि बात भी हुई है लोगों से कि हमको लोन चाहिए, एजुकेशन लोन। सबसे पहली चीज़, अनसिक्योर्ड लोन अगर आप ले रहे हो तो वीज़ा रिजेक्ट आएगा, ये नो डाउट है, इसमें कोई हम भी नहीं हेल्प कर सकते, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, वो इमिग्रेशन की कुछ पॉलिसीज होती हैं वो उसको कंसीडर ही नहीं करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप बाहर न्यूजीलैंड स्टडी के लिए आ रहे हो, आप बोलते हो कि मेरे को एजुकेशन लोन लेना है। ठीक है, आपने लोन लेना है, ठीक है, आप लोन कैसे लोगे? बैंक को जब आप जाओगे उसको ऑफर लेटर दोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे क्वालिफिकेशन के, अपनी आईटीआर दोगे, है ना, तो ये आपको लोन मिलेगा। तो बच्चे जब न्यूजीलैंड स्टडी आने का प्लान करते हैं तो उनके पास तो पेरेंट्स की आईटीआर ही नहीं होती, किसी के पास। वो कहते हैं कि हमको बाहर आना है, पर लेकिन हमारे पास आईटीआर नहीं है। अब भाई आईटीआर नहीं है आपके पास, तो इमिग्रेशन को कैसे प्रूफ करोगे वो सोर्स ऑफ इनकम, कितनी आपकी नेटवर्थ है, वो आप लोन, पहली बात तो बैंक की आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक भी बिना आईटीआर के आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, उसको पूरा चाहिए इनकम सोर्स, क्योंकि बेरोजगार को तो वो लोन नहीं देगा भाई। ठीक है, तो एक चीज का ये ध्यान रखो भाई, आईटीआर अपनी जिसने भी फाइल नहीं करी है तो अब से फाइल करनी चालू कर दो, क्योंकि आईटीआर का मेन मोटिव ही होता है, आपका रोल प्ले करती है वो आपकी फाइल के अंदर। ठीक है, और ये तो होगी आपकी मास्टर्स की। अगर आप ये चीज़ें जस्टिफाई कर देते हो, 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग अकोमोडेशंस, तो आपका पूरा प्रॉपर जस्टिफिकेशन सोर्स के साथ, अपने स्पॉन्सर्स के साथ, फंडिंग के साथ, तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। जितना आपका कोर्स खिंचता जाएगा, जैसे 1.5 ईयर है तो 1.5 ईयर की आपको लिविंग अकोमोडेशन शो करने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से आपको फिर वो फंडिंग शो करनी है। अब बात करते हैं बैचलर्स की। बैचलर्स होती है 3 साल की, और 3 साल की अगर 1 साल की उसकी फीस है 15-16 लाख रुपए, तो आपको पता है कि 3 साल है तो 3 साल की लिविंग अकोमोडेशन इमिग्रेशन मांगेगा, यानी 10, 15, 20, 30 लाख रुपए ये हो गए। और आपके 1 साल की ट्यूशन फीस चलो 15 लाख मान लो, 15, 30, 15, 45 और 30 वो लिविंग अकोमोडेशन कितनी होगी, 40, 50, 60, 70, 75, 70 मतलब कि 70-75 लाख रुपए आपके 3 साल के बैचलर्स के। अब 70-75 लाख रुपए इज़ वेरी बिग अमाउंट,
ठीक है, कि इतने बच्चे तो फिर मतलब कि स्टार्टिंग में तो कोई शो नहीं कर पाता। तो इमिग्रेशन को हमको 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग अकोमोडेशन बैचलर्स में शो करने होते हैं विद प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफिकेशन, वीज़ा आ जाता है। और दूसरी चीज़, उसके साथ साथ जो बाकी के 2 ईयर है उसके, एक साल का तो उसने पूरा जस्टिफाई कर दिया, 2 ईयर का भी इमिग्रेशन को जस्टिफाई करना है कि हम ये वाली फीस कैसे पे करेंगे और इसके लिविंग अकोमोडेशन कैसे शो करेंगे। जब आप ये तीनों चीज़ें क्लियर कर देते हो तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, ठीक है। बैचलर्स में थोड़ा सा झोल रहता है, पर लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं, अगर फंड सॉर्टेड है तो सारी चीज़ इसमें आपका पीएफ एक्सेप्टेबल होता है, आपकी एफडी एक्सेप्टेबल होती है, आपकी सेविंग्स अकाउंट एक्सेप्टेबल होते हैं, आपके करंट अकाउंट एक्सेप्टेबल होते हैं। कोई बिजनेस है तो उसका ऑफकोर्स करंट अकाउंट होएगा। एमएसएमई सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया कि अगर लेटेस्ट बनाया तो उसको मत ही लगाओ, नहीं तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। उसको हमेशा ओल्ड होना चाहिए एमएसएमई सर्टिफिकेट, तभी फायदा उसको लगाने का। तो अब हमने 2 चीज़ें क्लियर कर ली, एसओपी और फंडिंग, ये दोनों आपका वीज़ा के अंदर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। अब हम तीसरी बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। चलो जो बच्चे बैचलर्स के लिए आ रहे हैं उनका तो चलो कोई नहीं, उनको तो 12th के बाद ही आना, उनका क्या ही वर्क एक्सपीरियंस होएगा। पर लेकिन जो बच्चे मास्टर्स के लिए आते हैं, जिनकी एज है 25 साल 24 साल, जिन्होंने अपने मतलब कि डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े से वो बना रखे हैं फर्जी टाइप, गाइस फर्जी डॉक्यूमेंट मत बनाओ और अपनी फाइल लॉन्च मत करो, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आप पे बैन लग जाएगा। फिर आप न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा पे भी नहीं आ सकते। आप न्यूजीलैंड भूल ही जाओ, लाइफ में नहीं कभी न्यूजीलैंड आ सकते आप। तो न्यूजीलैंड आना है तो लीगली आओ, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम अगर लग रहा है तो उसको पूरा टाइम को यूटिलाइज करके फाइल अच्छी करो, फिर वीज़ा लगाओ। पर लेकिन ऐसे 2 नंबर के जरिए अगर अपनी फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आ रहे हो और पकड़े गए तो बैन लग जाएगा, फिर आप पूरी लाइफ में न्यूजीलैंड नहीं आ सकते, वो आपका फिर सपने का सपना ही रह जाएगा, ठीक है। हुआ है केस, मैंने आपको मेरे साथ मतलब कि हुआ है हमारे अंडर केस ये कि किसी और के थ्रू मैंने सुनी थी ये चीज़ कि उस बंदे ने अपने वर्क एक्सपीरियंस क्या था, वो बंदे ने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी थी, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उसने उसके पास 2 साल का गैप था, तो उसने 2 साल का ना वो बना दिया, क्या बोलते हैं कि अपने ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट लेटर ये बना के कोई XYZ कंपनी का सब कुछ उसे इमिग्रेशन में शो कर दिया। और माशे जी ने क्या गलती कर दी, इमिग्रेशन है वो फादर साहब है, पापा से झूठ बोलोगे तो वो पापा फिर आपको पनिशमेंट देंगे तो ये चीज़ समझ लो। तो इमिग्रेशन ने क्या करा, उसने बोला कि भाई तूने मेरे को ये वर्क एक्सपीरियंस तो सारा दे दिया, सैलरी स्लिप भी दे दे, ठीक है, और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दे दे मेरे को, थोड़ी सी ये 3 महीने की चल सैलरी दिखा दे और सैलरी स्लिप दे दे मेरे को 4 महीने की, ऐसे करके वो बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल कि भाई सैलरी तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मेरा ये है ही नहीं, तो कहाँ से उसको जस्टिफाई कर पाएगा। तो ना उसने कोई सैलरी दिखाई, ना उसने कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाई, तो इमिग्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो उसका वीज़ा हो गया रिजेक्ट। तो ये चीज़ थी गाइस, इमिग्रेशन कोई मजाक नहीं है, उसको पागल बनाना नहीं चाहिए भाई, नहीं तो आप पागल बन जाओगे। तो ये चीज़ है। और हमने आपकी ये भी कवर कर दिया, SOP कवर कर दी, और SOP के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी हमने, मैं इंटरव्यू की भी बात करूँगा, उसके साथ मैंने आपका इनकम सोर्स फंडिंग ये भी कवर कर दिया। डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट मत लगा के आना, नहीं तो बैन हो जाओगे, और बैन फिर एक फाइल पासपोर्ट वीक हो जाएगा आपका पूरा। फिर चौथी चीज़ पे आते हैं इंटरव्यू पे। अब क्या करते हैं बच्चों को लगता है कि भाई हमने वीज़ा फाइल कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली हमारा इंटरव्यू नहीं आएगा, तो वो पूरा काम डाउन होके ना अपना वेट करते हैं कि कब वीज़ा आएगा, और उन्हें अचानक ही कॉल आ जाता है, ठीक है, इमिग्रेशन से इंटरव्यू के लिए। और उस टाइम पे बच्चों की हो जाती है सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि बोलना क्या है और वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे। और इमिग्रेशन आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछेगी, जो कि आपको वो ट्रिकी करके पूछेगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसने क्या चीज़ पूछ लिया आपसे। एग्जाम्पल कि आपको इमिग्रेशन को कॉल आया, ठीक है, इमिग्रेशन ने पूछा, कंफर्म करा कि हाँ XYZ आप ये बंदे बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, ठीक है। तो वो पहले तो नॉर्मल पूछता है कि व्हाट इज़ योर ITRs, हु इज़ योर स्पॉन्सर्स, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन, व्हाई डू यू वांट टू कम, ये चीज़ें पूछ लेगा। फिर वो आपसे ना पास्ट हिस्ट्री भी पूछ लेगा कि आप कौन से स्कूल में थे, ठीक है, इस स्कूल में ये आपके टीचर थे, इसका नाम क्या था, नहीं बताया, चलो जी वीज़ा रिजेक्ट। तो भाई ये चीज़ें पूछ लेंगे। अगर इमिग्रेशन का दिमाग ख़राब हो गया ना थोड़ा सा भी, तो वो रिजेक्ट कर देगी। तो इंटरव्यू के लिए भी एकदम बढ़िया से प्रिपेयर, जिस दिन आपकी फाइल लॉन्च हो रही है उसी दिन से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो। अगर इंटरव्यू नहीं भी आ रहा तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर आ रहा है तो भी आप
सेफर साइड पे हो कि आपने उसकी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी है, ठीक है। तो हमने 4 चीज़ें कवर कर दी इस वीडियो के अंदर। आपकी एसओपी बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए और एक कंसल्टेंट बना के देगा आपका एसओपी, आपको खाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपकी फंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, और टैक्स टेबल आईटीआर एक बंदे की तो मैक्सिमम होनी चाहिए, और बिना टैक्स के आपको लोन नहीं मिलेगा। सिक्योर्ड लोन पे ही आपको वीज़ा ग्रांट होएगा, अनसिक्योर्ड लोन पे रिजेक्शन आएगा। तीसरी चीज़, आपका वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स फर्जी मत बनाना, फेक मत बनाना, नहीं तो बैन लग जाएगा। चौथी चीज़, आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि अगर जब इंटरव्यू आए आप इंटरव्यू का उसके सवाल दे पाओ अप टू डेट और आपका वीज़ा आ जाए। तो ये 4 चीज़ें, इसका मैक्स ध्यान रखना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, हो जाता है, सारे प्रोसेस ईजिली हो जाते हैं, ठीक है। और 5वीं चीज़, आपका लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजरी, आप उसी से ही अपना वीज़ा लगवाना जो बंदा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन एडवाइजरी के अंदर काम करता हो या एडवोकेट हो उसके अंदर। जिस चीज़ में मैं बोलूँगा कि हम लोग काम करते हैं, हमारे पास लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजरी है, तो हम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। जिस बच्चे का भी न्यूजीलैंड का रिजेक्शन है या जो बंदा अपनी फ्रेश फाइल लगाना चाहता है, प्लीज़ मेरे साथ डीएम करो। देखो यार, मैं बोलने को आपको ये भी बोल सकता हूँ कि आप यहाँ जाओ, फलाना ढिमकाना जाओ, ये जाओ वो जाओ। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ माई सेल्फ, आई एम जस्ट गिविंग अ राइट डायरेक्शन टू यू, बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड करो एक बारी, ठीक है। हम फाइल वो ही लेते हैं जिससे हमें पता होता है कि इस फाइल का हमको वो मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, इस बच्चे का वीज़ा आएगा। जिस बच्चे का वीज़ा नहीं आना होता ना, तो उसकी फाइल वो चाहे मतलब कि हमें जितने मर्जी फंडिंग्स दे दे, ये दे दे, कुछ भी हमें डाउट लगता है ना कि भाई ये चीज़ थोड़ा जेन्युइन नहीं दिखा रहा, तो हम फाइल ही नहीं लेते। हम फाइल ही एक्यूरेट लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो रेशियो है वीज़ा का वो हमारा 88-90% के आसपास है। और हम लोग लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसकी आप टेंशन छोड़ दो। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिसको भी अपना स्टडी वीज़ा के रिलेटेड कनेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा कनेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मेरे को उस पर डीएम कर दो, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपका रिजेक्शन केस है उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा, आपका वीज़ा आपको पक्का दिलाऊंगा, और अगर आपकी फ्रेश फाइल है तो उसमें भी आपकी 100% हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लो, अगर आपने हमारे पे भरोसा करा है तो हम आपका भरोसा हमेशा आपके मतलब कि टॉप लेवल पे रखेंगे। बाकी चिल रहो एकदम, ठीक है। अगर आप हमसे फाइल लगवाते हो गाइस, तो हम आपकी एसओपी भी बनाते हैं, ठीक है। हम आपका फंडिंग सोर्स भी खुद करते हैं, मतलब कि हम पूरी चार्ट बनाते हैं। फंडिंग सोर्स तो आपको करनी पड़ती है, उसको जस्टिफाई हम सारा खुद कराते हैं अच्छी तरह, एकदम बढ़िया तरीके से। आपके वर्क एक्सपीरियंस भी एकदम जेन्युइन होना चाहिए। और चौथी चीज़, इंटरव्यू के लिए भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, बच्चे को क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, उसके कुछ 2-3 मॉक टेस्ट लेते हैं इंटरव्यू के हिसाब से। मतलब कि मैं इमिग्रेशन वाला बोल रहा हूँ, बच्चे को कॉल कर लिया अनएक्सपेक्टेडली, तो उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक तरह से उसका माइंड वो अडेप्ट कर लेता है जब उसको इमिग्रेशन की तरफ से कॉल है, तो कोई डाउट ना रहे। तो अगर आप हमसे अपनी वीज़ा फाइल करवाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग समझदार खुद हो कि आप लोगों को कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप लोगों को मज़ा आएगा वीडियो देख के। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड